नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फेराडे के दो नियम जो थे वो देखे थे। ठीक है, तो फेराडे के जो दो नियम थे उसमें हमने देखा था कि जो पहला नियम था, ठीक है, जो पहला नियम था वो क्या कहता है कि जब भी किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस बंद परिपथ के अंदर एक प्रेरित धारा और एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो देख लेना एक बार फिर से। जैसे कि इस बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कब होगा? जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है वो देखना। इधर कोई मैग्नेट ला रहे हैं हम पास में, यहाँ पे ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट को हम पकड़ के पास में ला रहे हैं तो क्या होगा? मैग्नेट का ये जो नॉर्थ पोल होता है उससे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है, कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रूप में। ठीक है, तो देखना इधर, तो कुछ इस प्रकार से इस बंद परिपथ के अंदर से होकर ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे होकर गुजर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम पास में लाएंगे मैग्नेट को तो उतनी ही ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं अंदर से गुजरेगी, मतलब उतना ही ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो जैसे ये चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होता है, फाई जो है वो चेंज होता है। ठीक है, जैसे ही फाई में चेंज होता है वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा के, तो हमको यहाँ पे कुछ करंट जो है वो डिटेक्ट होती है गैल्वेनोमीटर से। मतलब धारामापी एक धारा को मापता है, मतलब उसका जो संकेतक है वो विक्षेपित हो रहा है। इसका मतलब इस बंद परिपथ में एक धारा अपने आप उत्पन्न हो गई बिना किसी सोर्स के। और किसके कारण उत्पन्न हुई है? इस मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण। ठीक है, तो फेराडे ने बताया था इसका जो नियम है वो ये कहता है कि जब भी किसी बंद परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसमें परिवर्तन होता है तो उस बंद परिपथ के अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और प्रेरित धारा जो है उसकी दिशा जो है वो कुछ इस प्रकार से हमने बता दी, ये प्रेरित धारा है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है उत्पन्न हो रही है, ऐसे घूम के, ये कॉइल ऐसे घूम के आ रही है सामने से। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई जो कि ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, पहला नियम ये था। अब देखना सेकंड नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? प्रेरित धारा, पहला नियम तो बता दिया उसने, प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी जो दो सिरे हैं, यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, विभवांतर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और सर्किट के अंदर करंट प्रोड्यूस हो गई। ये पहले नियम ने बताया। अब सेकेंड नियम में फेराडे ने यह बताया कि कितना प्रेरित धारा का मान उत्पन्न हुआ है और कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उसकी क्वांटिटी के बारे में उन्होंने बताया। तो देखना इधर, तो फेराडे ने बताया कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो चुंबकीय फ्लक्स जो है उसमें परिवर्तन की दर जो होती है, रेट होती है, उसके समानुपाती होता है, ऐसा फेराडे ने बताया। ठीक है, मतलब जितना तेजी से ये चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा या जितना तेजी से ये चुंबकीय फ्लक्स घटेगा उतना ही तेजी से यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब उतनी ही ज्यादा धारा उत्पन्न होगी बंद परिपथ के अंदर, और उतनी ही ज्यादा धारा उत्पन्न हुई, इसका मतलब उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है इस बंद परिपथ के सिरों पर। ठीक है, तो आगे हम इसको लिख सकते हैं E बराबर d∅b/dt, और आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन जो है उसका यहाँ पे एक महत्व है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन की जो दर है उसका हमेशा विरोध करेगा। ठीक है, अब कैसे विरोध करेगा वो देखना। ठीक है, हाँ इधर देखना आप, ये जो ईएमएफ है वो कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है
उसकी जो दर है उसका विरोध करे। ठीक है, अब देखो इधर मैग्नेट को पास में ला रहे, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई रेट चुंबकीय फ्लक्स, बढ़ते हुए चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करेगा कौन, ईएमएफ। तब जाके हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, उसका विरोध करेगा, यही इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव साइन। अब देखो विरोध कैसे करेगा। ईएमएफ ऐसे कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ है कि इस तरफ तो है हाई पोटेंशियल, इधर नेगेटिव लो पोटेंशियल, तो ईएमएफ हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। ऐसे भी हो सकता था प्लस माइनस। ठीक है, अब देखना यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस हुआ है कि वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का विरोध करेगा। कैसे करेगा वो देखो। इस ईएमएफ से एक करंट बनी है जिसको हम प्रेरित धारा कह रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब देखो, अब ये करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रही है, ये कॉइल ऐसे अंदर जाके वापस ऐसे बाहर आ रही है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है कॉइल, तो करंट जो है वो ऐसे अंदर जाके वापस बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज जो है करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। अब देखना इधर, तो जब भी करंट फ्लो होती है किसी वायर में तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये जो है ओरस्टेड ने बताया था। अब यहाँ पे उसमें भी दो कंडीशन है, वायर स्ट्रेट हो और एक सर्कुलर हो। तो यहाँ पे वायर कैसा है, सर्कुलर वायर है। ठीक है, तो सर्कुलर वायर है, और सर्कुलर वायर के अंदर क्या होता है, जब करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रही हो, डायरेक्शन क्या है, अंगुलियों की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज में फ्लक्स कहाँ जाएगा, इसका बाहर। अब देखो यहाँ इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुई है वो कुछ इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, तो फ्लक्स कहाँ निकलेगा, ऐसे बाहर की तरफ। तो देखो इधर ऐसे करंट जा रही है, इसका फ्लक्स कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो एक फ्लक्स तो ये जो बाहर से हम दे रहे हैं, ठीक है, ये बढ़ रहा है। अब दूसरा फ्लक्स इस कॉइल के करंट के कारण प्रोड्यूस हो गया, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, अब देखो, तो ये जो फ्लक्स है जो प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न हुआ है, वो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो ये फ्लक्स कैसे उत्पन्न हुआ, इस प्रेरित धारा के कारण। प्रेरित धारा किसके कारण उत्पन्न हुई, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो बढ़ते हुए या घटते हुए फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। तो विरोध को बताने के लिए ही ये नेगेटिव साइन जो है हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो ये फैराडे का दूसरा नियम हो गया। उसके बाद एक और नियम होता है जिसे हम लेंज लॉ कहते हैं, लेंज का नियम। ठीक है, अब देखना इधर, ये जो डायरेक्शन का जो है वो लेंज ने ही बताया था। ठीक है, फैराडे ने तो सिर्फ इतना बताया था कि जो ईएमएफ होता है वो d∅dt के बराबर होता है। ठीक है, और यदि इसके अंदर n टर्न है, ठीक है, अभी एक ही टर्न है, एक ही फेरा है, n टर्न है तो n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लेंज ने ये डायरेक्शन का बताया था कि E इज इक्वल टू माइनस का d∅dt जो होता है वो लेंज ने बताया था। मतलब लेंज ने बोला था कि जो ईएमएफ इस प्रकार से सेट होगा सर्किट में कि वो फ्लक्स में जो चेंज है उसकी रेट के का जो है अपोज करेगा। ठीक है, E बराबर माइनस d∅dt होगा। ये माइनस का साइन जो है वो लेंज ने दिया था। फैराडे ने सिर्फ ऐसा बताया था कि ईएमएफ d∅dt के समानुपाती होता है, यानी कि E बराबर d∅dt होता है, या n टर्न है तो n d∅dt होता है। तो लेंज ने इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे जो है लगा के इसका जो अर्थ है, भौतिक अर्थ, वो बताया था। तो E बराबर माइनस का d∅dt, और n फेरो के लिए हो जाएगा माइनस का n d∅dt। ठीक है, तो लेंज ने बताया था कि किसी भी बंद परिपथ के अंदर उत्पन्न प्रेरित धारा एवं प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ की उत्पत्ति जिसके कारण हुई है उसी का ये दोनों क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और इनकी उत्पत्ति किसके कारण हुई है, बढ़ते हुए फ्लक्स या घटते हुए फ्लक्स के कारण। ठीक है, तो ये जो है लेंज का नियम हो गया। ठीक है, अब आगे जो है अगला टॉपिक देखना। हाँ, अब देखना फैराडे के नियम के समाकलन और अवकलन रूप क्या होते हैं,
इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेस लॉ। ठीक है, अब देखना इधर, तो फैराडे के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है मैंने आगे डेफिनेशन में बता दिया है, शायद ही ऐसा जो है तुम्हें कहीं बुक में समझने को मिलेगा, तो अच्छे से जो है देख लेना, इससे पिछले वाला वीडियो भी और अभी जो बताया उसको भी। ठीक है, अब देखना इधर, तो फैराडे के नियम के अनुसार जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है EMF इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d∅b/dt। ठीक है, मतलब जो बंद परिपथ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं इसको हम। अब देखना, एक विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर माइनस का dB/dr, ये एक रिलेशन होता है। ठीक है, dr या dl कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब देखना इधर, तो E बराबर होता है माइनस का dB/dr, ये क्या होता है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और V क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल का काम कर रहा है EMF, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ठीक है, तो देखना इधर, तो यहाँ से हम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E.dl, ऐसा हम लिख सकते हैं माइनस का। ठीक है, क्योंकि dV इज इक्वल टू E.dl होगा। ठीक है, dV इज इक्वल टू क्या होगा, E.dl, और हमको पूरा V निकालना है तो दोनों साइड क्या कर देते हैं हम, इंटीग्रेशन, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का E.dl, E भी वेक्टर क्वांटिटी, dl भी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी दे रहे हैं, स्केलर है पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस का E.dl वेक्टर होता है। अब यहाँ पे V का काम कौन कर रहा है, EMF कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं V की जगह क्या लिखेंगे, EMF, E बराबर जो है माइनस का E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रेशन है, यह जो है लाइन इंटीग्रेशन है, और यहाँ से मैं नेगेटिव साइन भी हटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि EMF ऑलरेडी वो नेगेटिव साइन लेके आता है। ठीक है, तो नेगेटिव और ये फॉर्मूले का नेगेटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो EMF इज इक्वल टू क्या हो गया, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखना आगे, तो फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग E बराबर माइनस का d∅/dt, एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल और EMF is equal to EMF is equal to लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा, दोनों EMF की वैल्यू है तो माइनस का d∅b/dt हो गया। ठीक है, ये लाइन इंटीग्रेशन है। अब देखना यहाँ पे, अब देखना फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई बी क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, और चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू B.ds वेक्टर। ठीक है, फाई इज इक्वल टू B.ds वेक्टर होता है, तो यहाँ से हम फाई बी की जगह लिख सकते हैं B.ds लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन देखना, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का d/dt ऑफ, हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा, और इंटीग्रेशन कौन सा, सरफेस इंटीग्रेशन डॉट ds है, ds सरफेस एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा B.ds वेक्टर। अब देखना इधर, जब हम B.ds को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा B.ds cos थीटा, B.ds cos थीटा। और यदि हम बात करें एक बंद परिपथ, एक लूप है,
ठीक है। तो इसका एक छोटा सा ds एलिमेंट हम ले लें तो वो ds एलिमेंट जो है कुछ इस प्रकार से होगा बाहर की तरफ, b मैंने बताया था। और ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो कुछ इस प्रकार से है, तो ds वेक्टर सॉरी b वेक्टर जो होगा वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ। b वेक्टर भी बाहर और ds वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ही होता है। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, b ds cos 0, cos 0 का मान 1। तो क्या बचा अंदर, सिर्फ b ds बचा। ठीक है, तो अंदर सिर्फ बचा है यहाँ पे b ds, डॉट प्रोडक्ट हमने खोल दिया है, तो अंदर सिर्फ b ds बचा है। ठीक है, अब आगे क्या है, माइनस का d बाय dt। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे देखना। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस कॉइल की बात करें तो इसके अंदर ये जो हमने एक एलिमेंट लिया है एरिया वेक्टर, वो तो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, वो टाइम के साथ में क्या होगा, वेरी होगा, परिवर्तित होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि आगे ऐसा लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी, नेगेटिव तो आगे आ गया ये। ठीक है, और इधर क्या है, पीछे है ds, ऐसा हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। या फिर एंगल कुछ भी हो तो भी चलेगा, एंगल कुछ भी हो तो b डॉट ds आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि कॉइल बिल्कुल सीधी नहीं है, वो कुछ ऐसे टेढ़ी है, तो एंगल कुछ ना कुछ बनेगा। तो ठीक है, बन रहा है, मान लो थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, b डॉट ds वेक्टर ही रहने दिया, तो ये हो गया माइनस का db अपॉन dt डॉट ds वेक्टर हो गया। ठीक है, अब देखना इधर, आगे देखना। अब एक और चीज, ठीक है, यहां से इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब एक और चीज देखना है, यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज कर रहे हैं, स्टोक थ्योरम। ठीक है, मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा तुमने, कैलकुलस के अंदर 3 थ्योरम होती है इंटीग्रेशन के लिए, लाइन इंटीग्रेशन के लिए, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए। ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, 3 थ्योरम होती है। उसमें से एक थ्योरम है स्टोक थ्योरम, जो कि किसी लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर चेंज करने के काम आती है। ठीक है, तो देखना है, तो ये स्टोक थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाय स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम क्या कहती है, देखना इधर, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, इसको मैं सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकता हूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कर्ल ऑफ ई वेक्टर, ये कर्ल कहलाता है। ठीक है, डेल क्रॉस ई वेक्टर को हम कर्ल ऑफ ई कहते हैं। ठीक है, और डॉट डी एस वेक्टर, ये अब सरफेस इंटीग्रेशन के अंदर चेंज हो गया। ये किसी लाइन के अलोंग जो है इंटीग्रेशन है, और ये किसी सरफेस के का इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल को हम कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है, याद रखना है तुम्हें, थ्योरम है। ठीक है, और थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। अब देखो, तो हम ई डॉट डी एल को ऐसा लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस। ये वाला जो थ्योरम है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय इक्वेशन थर्ड, ठीक है, बाय इक्वेशन थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एल की जगह हम लिख देंगे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डी बी अपॉन डी टी डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, अब देखो, उसके बाद देखना, ये नेगेटिव वाला इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर प्लस, ये इधर आएगा तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बाय डी टी और डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे, अब इन दोनों में से डी एस को बाहर ले लो तो क्या आता है यहाँ पे, ये आता है कर्ल ऑफ ई वेक्टर। ठीक है,
कर्ल ऑफ ई प्लस dB बाई dt, ठीक है, ये हो गया कुछ इस प्रकार से सरफेस इंटीग्रेशन, और पीछे क्या है डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये इनटू ये, ठीक है, ये पूरा डॉट ds इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, तभी वो उस पूरे को 0 बना रहा है, ठीक है। अब देखो सरफेस तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, यदि हम कोई लूप ले रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो सरफेस है, ds एलिमेंट हमने लिया है कुछ ना कुछ, ठीक है, जैसे ये बाहर की तरफ है तो वो 0 नहीं हो सकता। अब ds 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये अंदर वाला पार्ट क्या है 0 है, ठीक है। चूंकि ds नॉट इक्वल टू 0 सिंस, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। कर्ल ऑफ ई अंदर वाला, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस dB बाई dt इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस dB बाई dt इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखना, तो आगे देखो एक ही लाइन बच्ची है, ठीक है। अब इधर देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ये देखो, तो क्या आया वहां से, तो वहां से हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है, dB अपॉन dt, माइनस का dB अपॉन dt। ये जो है इक्वेशन, अभी देखना इधर, ये जो इक्वेशन आ गई हमारे पास, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस का डेल बी अपॉन डेल टी आ गया। अब देखना ये जो इक्वेशन है इसको तो हम बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है, अवकलित रूप हो गया। और समाकलन रूप कौन सा था वो भी देख लो, समाकलन रूप ये रहा, ठीक है, ये मैं बीच में बताना भूल गया, ठीक है। तो ये जो है वो इंटीग्रल फॉर्म है, ये क्या है, ये इंटीग्रल फॉर्म है, यह इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। क्यों बोल रहे हैं इंटीग्रल फॉर्म, क्योंकि ये जो फेराडे का नियम जो है और ये रिलेशन यूज करके हमने एक इक्वेशन जो है यहाँ पे निकाली है, और इसमें दोनों साइड क्या है इंटीग्रेशन है, ठीक है, बस इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म है। और किसका इंटीग्रल फॉर्म है, फेराडे के नियम का। वो यही बता रहा है, ये जो ई डॉट डी एल है मतलब ईएमएफ, वो इसके इक्वल होता है dB बाई dt डॉट ds। और यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ में, उसी के कारण ये ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। समाकलन रूप भी यही बता रहा है। और ये अवकलन रूप है डिफरेंशियल फॉर्म, जिसके अंदर डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी बाई डी टी हो रहा है। और डेल का मतलब भी क्या होता है, डेल का मतलब भी होता है डी बाई डी आर, यानी कि अगर 3D के अंदर है तो डी बाई डी एक्स आई के प्लस डी बाई जे के प्लस डी बाई डी जेड के का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और डी बाई डी टी तो डिफरेंशियल है ही है, ठीक है। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। और ये भी यही बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ वो मैग्नेटिक फील्ड में टाइम के साथ में चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये था, फेराडे के नियम के इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म डेरिवेशन था ये, ठीक है। तो आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।